हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिनंदन। गुड मॉर्निंग राकेश जी। ओके, थैंक यू। लेफ्ट इज राइट समझ में आ गया, मैं एक्सप्लेन। ओके, कुछ टर्म्स जो आप बोल रहे हैं वो एक्चुअली कुछ जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और जैसे आपके मार्क्स का विचारधारा है, आपका लेनिन का स्टालिन है, थोड़ा ये शायद मुझे लगता है दिक्कत होते हैं, होते ही हैं वो। प्रीति जी नमस्कार। और मैं बहुत अच्छा हूँ, आप भी बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। देखिए, कल हमने क्या देख लिया था? ओके, ऑलराइट।
कल हमने बात की थी कि किस तरीके से एक सिचुएशन बन रही है जो 1942 के हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। क्विट इंडिया मूवमेंट्स हमने देखा, एक आपका वॉयलेंस से भरपूर लीडरलेस आपका मूवमेंट आपका हमने देखा, और ये मूवमेंट आपका चलेगा। गांधी जी बीच में कह देते हैं कि भाई कि मैं अनशन के लिए जा रहा हूँ, फास्ट के लिए जा रहा हूँ, और जो है उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। ऐसा सिचुएशंस बन रहा है। मतलब हम ये कहें कि वर्ल्ड वॉर को लेकर सिचुएशंस जो हैं ना केवल इंडिया में ख़राब हैं, बल्कि हम देखेंगे कि वर्ल्ड में भी सिचुएशंस आपकी आउट ऑफ द कंट्रोल हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसी सिचुएशंस का फ़ायदा उठाते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस। एंड सुभाष चंद्र बोस जो हैं एक यंग लीडर थे कांग्रेस के, ये हमने पहले ही देखा था। और हमने देखा था कि 1939 में उन्होंने एक इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, और ये एक आपके ICS क्लियर किए हुए एक भारतीय थे, 4th रैंक था इनका, लेकिन उन्होंने शायद ये ICS का एग्ज़ाम मतलब जो सर्विसेज हैं वो छोड़ दी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स में जुड़ गए गांधी जी के कहने पर। इस तरीके से हमने उनके थोड़े से, राजवीर जी आई एम वेरी गुड, ठीक है, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ और आप सभी भी अच्छे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। तो हमने ये देखा कि सिचुएशंस कैसे बन रही हैं, और इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं, उसकी फाउंडेशन रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज, उसके बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। 1942 का समय है। अब देखिए क्या है कि खास सिचुएशन ये बन रही है कि हमने ये देखा है कि जर्मनी, ठीक है, जर्मनी जो है दैट वाज द एक्सिस साइड। क्या हो रहा है? ये वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप देखते हैं तो ये एक्सिट, धुरी राष्ट्र बोलते हैं इसको, ठीक है, और ये हैं आपके अलायंस, ये कह सकते हैं आपके फ्रेंड, ठीक है। ब्रिटेन आपका होता है, ठीक है। तो जर्मनी जो है वो एक अगेंस्ट है, और यहाँ पर USA वगैरह भी होते हैं, है ना। ये थोड़ा बहुत आप देखेंगे तो जर्मनी जो है, जर्मनी सपोर्ट करता है हमारे सुभाष चंद्र बोस को, और उनकी मदद से हम जो है एक अंतरिम सरकार की गठन करेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट की गठन करेंगे, और ब्रिटेन को बाहर करने की कोशिश करेंगे। ब्रिटेन के बाहर, या ब्रिटेन को, या कह सकते हैं USA को हराने की कोशिश करेंगे। तो ये है सुभाष चंद्र बोस का कंसेप्ट, या जो एक आज़ाद हिंद फौज बन रही है उसका कंसेप्ट, ठीक है। तो एक बैकग्राउंड में मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है, थोड़ा 1 to 1 उसको देखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। दिस इंडियन नेशनल आर्मी इज ऑल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज, ठीक है साहब, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। इसका गठन 1941 में हो चुका है, 15 दिसंबर 1941 के समय की बात है, और ये ऐसा कह सकते हैं कि इसके जो गठन हो रहा है वो साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है। तो ब्रिटेन, या कह सकते हैं जो डिफीटेड आर्मी, ब्रिटेन को किसने हरा दिया? जर्मनी ने हरा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है, ठीक है, ब्रिटेन के जो सैनिक, जो भारतीय सैनिक थे, इंडियन सैनिक, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता, और इनको जो है रिलीज कर एक आर्मी बनाई जाती है। वहां से रिलेटेड है आपका इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। तो इसका जो कंसेप्ट है, वो शुरुआत जो है, वो इनका इनिशिएटिव जो लेते हैं वो है मोहन सिंह। ये कह सकते हैं कि इनका फर्स्ट फेस होता है। द INA वाज इनिशियली फॉर्म अंडर मोहन सिंह, द कैप्टन इन द 14th पंजाब रेजिमेंट इन द ब्रिटिश आर्मी। ये पंजाब रेजिमेंट के कप्तान होते हैं, ठीक है, और इनके दिमाग की उपज होती है, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये हैं हमारे मोहन सिंह, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इस तरीके का अपना एक विचार रखते हैं, ठीक है। 41 की समय की बात होती है। तो ये बैकग्राउंड वही चल रहा है, ब्रिटिश आर्मी हार रही है, और ब्रिटिश आर्मी हार रही है, उसमें भारतीय लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और फिर बाद में जर्मनी जो है उनको सपोर्ट करती है, और एक नया आपका देखने को मिलता है। अब बैकग्राउंड में यहीं पर हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा कि सुभाष चंद्र बोस भी जो है वो इंडिया से मूव ऑन होते हुए यहाँ पर कहाँ पहुंचेंगे, दैट मीन्स, ठीक है, INA से जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, 1943 के आसपास जो है सुभाष चंद्र बोस टोक्यो आते हैं, और फिर सिंगापुर में INA में शामिल होने की कोशिश करते हैं। ये इस तरीके से बैकग्राउंड में आपका। तो मोहन सिंह ने ये कहीं ना कहीं जो है, और रास बिहारी बोस के साथ मिलकर इसका फर्स्ट फेज संभाला है, और सेकेंड फेज जो है वो सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में आपका काम करने वाला है। तो सेकेंड फेज, ठीक है। और रास बिहारी बोस, डू यू रिमेंबर, ठीक है, रास बिहारी बोस यदि आपको याद होंगे तो वो आपको कहां से जोड़कर हम देख सकते हैं, ही वाज द, दैट मींस, ठीक है, ये जो रिवॉल्यूशन से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, डू यू रिमेंबर,
इनके बारे में आपको मैंने बताया था 1911 का एक घटना यदि आपको याद आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये रास बिहारी बोस कौन है। डू यू रिमेंबर? ठीक है, 1911 का घटनाक्रम। और ये फिर जो है वो क्या है कि वापस आते हैं, ठीक है, इस समय आते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1911 में जब हम डिस्कशंस कर रहे थे और हमने वहां पर एक केस देखा था, उस केस का नाम बताइए, किस सीक्वेंस या किस घटना से जुड़े हैं रास बिहारी बोस। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो रास बिहारी बोस वाज हैंडलिंग एंड द मोहन सिंह वाज हैंडलिंग द फर्स्ट फेज। ठीक है, और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो सेकंड फेज को अपना देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहने वाले हैं, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आज़ादी लड़कर हासिल नहीं होती। ठीक है, दैट मीन्स सॉरी, आज़ादी लड़कर हासिल होती है, मांग कर नहीं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये है आपका सुभाष चंद्र बोस का कंसेप्ट, और सुभाष चंद्र बोस जो है इस चीज पर यहां पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, 1911 का वो इवेंट बताइए जो रास बिहारी बोस से रिलेटेड है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, और इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, और ये आंसर जब आपका निकल कर आएगा तो आप यहां से इस घटना को फिर से कनेक्ट करके देख पाएंगे। ठीक है, आजाद हिंद फौज की यदि हम बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि थोड़ा सा कि किस तरीके से जुड़ते हैं। तो थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। 1939 में हमने ऑलरेडी देख लिया है। राजवीर जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी, वेरी गुड। ठीक है, मैंने आपको बताया था हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग जो है दिल्ली में जब एंट्री करते हैं और दिल्ली जो है नया नया कैपिटल बनाया जाता है, उस समय हार्डिंग साहब जो है एंट्री करते हैं और एक बम फेंक दिया जाता है। ठीक है, धड़ाम। ठीक है, और ये बम जो होता है, ठीक है, वो हार्डिंग को तो नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें महावत जो हाथी जो को चलाने वाला वो खत्म हो जाता है, और इस केस को कहा जाता है दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी या दिल्ली षड्यंत्र केस। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप सभी के आंसर सही हैं। और दिल्ली कॉन्फ्रेंसीज में हमने देखा था कि किस तरीके से ये घटना आपको देखने को मिलती। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि रास बिहारी बोस वाज द मेन, दैट मींस एडवाइजर, या उस समय के मेन घटनाक्रम वाले व्यक्ति होते हैं। और बाद में जाकर जो है कहीं ना कहीं जो है बाद में जाकर जो है वो फिर इंडिया छोड़ देते हैं और फिर यहाँ पर इस तरीके की गतिविधियों में जुड़ते हैं। तो आप वहां से कनेक्ट करके देख सकते हैं। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। रास बिहारी बोस आपको इतिहास दोहराने का मौका दे रहे हैं। ठीक है, और ये आपने दोहराया थी, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमें समझ में आ चुका है। सुभाष चंद्र बोस 1941 के आसपास के इंडिया को छोड़ देते हैं और टोक्यो से फिर वो आगे चलकर जो है वो सिंगापुर पहुंचते हैं। और 28 से 30 मार्च के आसपास ठीक है टोक्यो सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें रास बिहारी बोस जो है सभी पॉलिटिकल जो सिनारियो है, ठीक है, या उन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक सम्मेलन बुलाते हैं। और इसी में भाग लेने वाले हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो एक तरह से एक मीटिंग होती है। ठीक है, और ये टोक्यो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, और इस सम्मेलन में सारी बातें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल आर्मी के गठन की विचार की जाती है। अब देखो 1941 में तो बन चुका था थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन उसको अमली जामा यहाँ पर पहनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं वो एक कच्चा काम था, ये एक पक्का काम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वहीं ना कहीं वहीं से जुड़ जाएगा। और यहाँ पर जो है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा इस समय की जाती है। तो एक लीग की स्थापना की जा रही है, और इस लीग में ये कह लीजिए कि आर्मी का जो पार्ट है, या कह सकते हैं उसका ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, और सारी की सारी जितनी भी संगठन थे वो सब इसमें मर्ज हो जाएंगे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जैसे हमने देखा था 1885 के पहले बहुत सारी पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन ये पार्टियां जो है आगे कांग्रेस के आने के बाद उसमें मर्ज हो जाती हैं, या कांग्रेस ही नेशनल लेवल पर काम करती है। सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये मिलिट्री टर्म्स में हम समझ रहे हैं बस। ठीक है, और 1942 बैंकॉक मलेशिया इंडिपेंडेंस लीग का एक सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन में जो है वो बात की जाती है कि हम कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं, और उनको ये निर्णय उनको दिया जाता है कि भाई हम इनको जो है लीडरशिप अब हैंड ओवर कर देंगे। तो इस तरीके से लीडरशिप इनके हाथ में आती है, और 6 जुलाई
को सुभाष चंद्र बोस जो है उसकी कमांड संभालते हैं, और इस तरीके से हम यहाँ देखने वाले हैं। अब ये सुभाष चंद्र बोस क्या करने वाले हैं? सुभाष चंद्र बोस जो है इसी के द्वारा, या कह सकते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, या कह सकते हैं INA जो उनकी आर्मी वाला पार्ट है, एक सरकार का गठन कर देते हैं, अस्थायी सरकार का गठन करेंगे, और ये एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी। और इस अस्थायी सरकार का गठन जो है 21 अक्टूबर दैट मीन्स 1943 को किया जाता है, ठीक है। और इस सरकार को समर्थन करते हैं जैपनीज, ठीक है, जर्मनी, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। इस सरकार का अपना कॉइन्स भी होता है, ठीक है, 10 से लेकर 1 लाख तक के नोट ये छापते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बैंक होता है, ये सब बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर रंगून में आपको देखने को मिलेगा, और आप देखेंगे कि इस सरकार को जो सपोर्ट है वो जापान भी देता है। इसके अलावा कई और कंट्रीज जो कहीं ना कहीं एक्सिस जो पावर होती हैं वो आपको यहाँ पर देती हैं, ठीक है। तो जर्मनी कह लीजिए आप मोटे तौर पर, जापानीज कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं जो एक्सिस पावर में है वो सारे के सारे इसको समर्थन करते हैं, ठीक है। तो मोटे तौर पर हमने देखा दिस गवर्नमेंट इज सपोर्टेड बाय द जापानीज, ठीक है, एंड द जी जर्मन फिलोसफर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। यस, जर्मन फिलोसफर दैट मीन्स कार्ल मार्क्स जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, मैं उनका नाम और बता देता हूँ। कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी कि इतिहास अपने आप को जो है दोहराता है, और इतिहास वाकई में अपने आप को दोहराता है। आप आज की घटनाओं को कंपेयर कर लीजिए, या 2013 की वो घटना जिसको मैंने अरविंद केजरीवाल से जोड़ा है, बस समझने का फेर है, उसको कनेक्ट करने का फेर है, ठीक है, और घटनाएं जुड़ी होती हैं, और आप वहां से आसानी से समझ सकते हैं कि वो चीजें बार बार होती है। इसीलिए मैं बार बार ये डायलॉग्स बोलता हूँ, ठीक है, ताकि आप उसको कनेक्ट भी करें और समझ भी सकें और इतिहास को जान सकें, ठीक है। तो इंटरिम गवर्नमेंट हम बना चुके हैं, और ये अस्थायी सरकार हमने पहली बार नहीं देखी है, यहाँ हम बहुत कई बार देखते हैं, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि ये इंटरिम गवर्नमेंट हमने देखी 1915 में भी बनाई थी। अब देखो इतिहास फिर वो दोहरा रहा है, ठीक है। 1915 में बरकतुल्ला को हमने देखा था, महेंद्र प्रताप को देखा था, ठीक है। इसके अलावा हमने 1942 में भी हमने देखा, ठीक है, चिट्टू पांडे है ना, बलिया में सरकार बन रही है, ठीक है, तामुलक जाति वाली सरकार बन रही है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की इंटरिम गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। एंड द सुभाष चंद्र बोस होल्डिंग एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बताते हैं। इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर और इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर का जो पद है वो सुभाष चंद्र बोस रखते हैं। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर HC चटर्जी SAIR, ठीक है, ये भी एक मिनिस्टर का पद रहते हैं। और लक्ष्मी स्वामीनाथन जो है वो फीमेल विंग को संभालती हैं। इस तरीके से इनके मिनिस्टर्स जो है वो सरकार में इनका सहयोग करते हैं। ये इनकी गवर्नमेंट के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हो गई, ठीक है। अब ये जो अब देख रहे हैं, मैंने आपको पीछे एक बैकग्राउंड में बताया था, वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है, और वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान जो है वो एक्सिस पावर या धुरी राज के तहत काम कर रहा है, या जिसका सपोर्ट क्या कर रहे हैं, जर्मनी कर रहा है, ठीक है। तो जर्मनी और जापान एक तरफ है, और जापान लगातार आपका इन्वेजन कर रहा है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है कि साउथ ईस्ट जो आपका ओशन है या दक्षिण पूर्वी वाला जो भाग है उसको कैप्चर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और इसी से करता हुआ जब वो आता है तो अंडमान एंड निकोबार को भी अपने कब्जे में ले लेता है। और अंडमान निकोबार क्या है, दैट इज वाज द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट होते हैं। और अंडमान निकोबार को जीतने के बाद जापानी सेना जो है इसे हैंडओवर कर देती है कि भैया आप INA, आप इसको संभालिए, मतलब ये जो सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार है आप उसे संभालिए। एंड 6 नवंबर 1943, ठीक है, यहाँ पर जापानी सेना जो है अंडमान निकोबार को INA को सौंप देती है, और इस तरीके से ये यहाँ पर जो है ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश सत्ता का अंत हो जाता है। लेकिन क्या है, हमेशा रह पाएगा? नहीं, ठीक है। तो INA जो है इसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपने पास रख लेगी, और 30 दिसंबर 1943, 30 दिसंबर 1943, ये डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैं आगे कनेक्शन जोड़ने वाला हूँ 2018 से, ठीक है। और 30 दिसंबर 1943 को जब ये अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं जो INA को सौंपे जाते हैं, वहां पर पहुंचते हैं सुभाष चंद्र बोस, और वहां पर अपना राष्ट्रीय ध्वज, मतलब जो तिरंगा, जो ट्राई कलर वाला जो फ्लैग है उसको फहराते हैं, और यहाँ पर जो है उन्हें नाम दिए जाते हैं शहीद एंड स्वराज। तो अंडमान को शहीद कह लीजिए, इसको कह दीजिए स्वराज, ठीक है। ये नाम जो है वो आपको समझ में आ रहे होंगे कि कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो शहीद और स्वराज नाम के द्वीप जो हैं उन पर फ्लैग होस्टिंग की जाती है 30 दिसंबर 1943, और इस तरीके से ये एक सेरेमनी, ये जो घटनाक्रम है वो आपको देखने को मिलेगा।
गॉट इट माई पॉइंट्स, ठीक है। आगे चलकर हम देखते हैं कि इसी जगह सेम प्लेस अंडमान एंड निकोबार या शहीद और स्वराज नाम के द्वीप पर 30 दिसंबर 2018 में, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है जाते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं यहाँ पर, और वो भी ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फिर से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, ठीक है, और ये 75वीं वर्षगांठ होती है 75, ठीक है, दैट मीन्स वर्षगांठ होती है जब मोदी साहब जो हैं वो जाते हैं पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की कैपिटल, वहां पर जाते हैं और वहां पर इस तरीके का काम करते हैं जो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किया था, सेम डे, ठीक है। और यहाँ पर वो नाम चेंज किए थे उन्होंने, शहीद और स्वराज, ठीक है। सेम जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर कई डाक टिकट, ठीक है, सिक्का, ये सब चीजें जारी करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो है वो एक काम और करते हैं, वो भी यहाँ के द्वीपों के नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो हैवलॉक आइलैंड के नाम से जाना जाता है, दैट शुड बी कॉल्ड द स्वराज, अब हम उसे स्वराज का नाम कहेंगे या स्वराज आइलैंड कहेंगे। और वैसे ही रॉस आइलैंड है या रॉस द्वीप समूह है, उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब नए नाम, ठीक है। इसके अलावा नील द्वीप जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा शहीद द्वीप, ठीक है। तो ये हैवलॉक को स्वराज में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, रॉस को कन्वर्ट कर दिया सुभाष चंद्र बोस के नाम से, और नील आइलैंड को कन्वर्ट कर दिया गया आपका शहीद, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना होगा, स्वराज हो जाएगा ये, ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस, और ये हो जाएगा आपका शहीद, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके 3 नाम जो हैं वो इन्होंने कन्वर्ट कर दिए। तो देखो अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने जो काम 1943 में किया था, नरेंद्र मोदी साहब वही काम जो है सेम 2018 में करने की कोशिश करते हैं। तो ये है कनेक्शन, थोड़ा सा आप जोड़ने की कोशिश करें। वहां उन्होंने स्वराज और शहीद कर दिए, यहाँ इन्होंने स्वराज, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और शहीद कर दिए। तो यहाँ थोड़ा सा, हाँ राकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ नया भी बनाते, ठीक है, और बस यहाँ रिनेम ही करते रहते हैं। तो यहाँ पर हाँ मैंने आपको एक और बताया था कि वो हमारे देश के जो एक और हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भारत की जो अर्थ जिसे कहा जाता है, बोला अर्थ नहीं कहा जाएगा, तुम्हें कल से कहा जाएगा, तुम्हारा नाम जो है नया होगा दीन दयाल गोला, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, हिंदी रूपांतरण, ठीक है, भारत अर्थ का। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है आगे पता नहीं क्या क्या हो जाए, ठीक है। तो ये नाम चेंज का पॉलिटिक्स, ठीक है। और दूसरा आप देख रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जो दैट मीन्स कंसेप्ट है उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसे आप मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है। डू यू रिमेंबर, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज द इंडिया, और इंडिया का ये अंडमान निकोबार वाला पार्ट है, आपको पता ही होगा, ठीक है, ये नॉर्थ अंडमान वाला पार्ट कहा जाता है, ठीक है, और ये दक्षिण अंडमान वाला भाग कहा जाता है, ठीक है। और यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कि इनके बीच में एक है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, हालांकि लेकिन मैं फिर भी आपको यहां पर बता देता हूं, एंड इट वाज दैट वाज ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स या पीटी में पूछा गया, 2016 के एग्जाम वगैरह शायद में पूछा गया, ठीक है। तो वहां से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। और ये 10 डिग्री चैनल दैट इज सेपरेटेड नॉर्थ अंडमान, मतलब कह सकते हैं अंडमान को और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। और ये थोड़ा थोड़ा पता होगा आपको, यहाँ पर एक कोको चैनल है, ठीक है, ये नारकोंडम आइलैंड है, दैट इज द ये वॉल्केनिक आइलैंड है, ठीक है, या बैरन आइलैंड है, ये भी आपका जो है वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि भारत में जो है वॉल्केनिक आइलैंड कौन से हैं, तो नारकोंडम और बैरन, ये 2 आप नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। ये कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। नए नामकरण दैट मीन्स जो नेशनल हाईवे के नए जो नॉमेनक्लेचर हैं उसके हिसाब से ये है आपका नेशनल हाईवे नंबर 4, ठीक है। और ये भी एक अलग कहानी चेंज हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि जो नेशनल हाईवे हैं उनको इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आपके क्या होंगे, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने पर हमें देखने को मिलेंगे 2, 4, 6, ये मैं नेशनल हाईवे का नंबर बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, जो नॉर्थ से साउथ के जो होंगे, मतलब वो होंगे आपके हॉरिजॉन्टल। एक लाइन में कहा जाए तो
भारत के जो नेशनल हाईवे हैं उनके नंबर्स की जो व्यवस्था है उसको चेंज कर दिया गया है। और उसकी चेंज करने की व्यवस्था ये है कि जो हाईवे दैट मीन्स ठीक है नॉर्थ से साउथ जाएंगे, मतलब जम्मू कश्मीर से नीचे तमिलनाडु तक जाएंगे, उन्हें हॉरिजॉन्टली कहा जाएगा और 1, 3, 5 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके ईस्ट से वेस्ट जाएंगे उनके लिए संख्या उपयोग की जाएगी 2, 4, 6, ठीक है। सम और विषम का कंसेप्ट है और कुछ खास नहीं, ठीक है। तो यहीं पर इसी के हिसाब से ईस्ट वाले में दैट मीन्स आपको 2 मिलेगा और 2 के बाद 4 यहां मिलेगा, क्योंकि अंडमान निकोबार भी पार्ट आपका है। ये थोड़ा बहुत शायद क्लियर समझ में आया होगा आपको। ये नई व्यवस्था है नेशनल हाईवे का नॉमेनक्लेचर का, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। और मुझे जैसा याद आ रहा है नेशनल हाईवे 44 जो है लॉन्गेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 44 जो है नॉर्थ से साउथ को जोड़ता है, वहां से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। NH 44 ये थोड़ा याद रख लीजिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे डेक्कन पैसेज, ठीक है, डेक्कन पैसेज दैट इज इन बिटवीन द, यहां पर लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को अलग करता है। और सबसे नीचे आप देखेंगे कि आपको इंदिरा पॉइंट मिलेगा और इंदिरा पॉइंट दैट इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। ये दक्षिणतम पॉइंट है भारत का, भारत की सीमा का अंतिम पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको इंदिरा कोल देखने को मिलेगा, ये भारत का नॉर्थ वाला पॉइंट है। तो ये थोड़ी सी ज्योग्राफी मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको केवल हैवलॉक, ठीक है, और हैवलॉक के बाद रॉस और रॉस के बाद नील को समझाना था। और ये नाम जो है 2018 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा रखे गए हैं या चेंज किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो देखो सब्जेक्ट को जोड़िए, उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए। देखिए हिस्ट्री आप जब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई हिस्ट्री को ही पढ़िए, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी को भी कनेक्ट करिए, इसके साथ साथ बाकी चीजों को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी चीजों को कनेक्ट कर आसानी से इजीली आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन जोड़ते जाइए और जितना कनेक्शन रहेगा उतना आपका पढ़ने का स्टाइल जो है वो वैसा हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आती हैं चीजें, ठीक है। मैंने आपको 356 बताया था, 356 इज कनेक्टेड विद द 1856, ठीक है। 356 दैट इज द प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। एंड दिस प्रेसिडेंट रूल दैट वाज इम्पोज इन द लखनऊ, ठीक है, या अवध, और अवध में लगाया तो यही कारण बना था 1857 की क्रांति का, शायद आपको याद होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो INA की कमांड संभाल रहे हैं, गवर्नमेंट बना रहे हैं। गवर्नमेंट बनाने के बाद जो है वो आइलैंड्स को कैप्चर भी कर रहे हैं, कैप्चर करने के बाद जो है अपनी सरकार को मतलब कहीं ना कहीं रन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रिटिश जो है वहां पर भारतीय फ्लैग जो है अब आ गया है। 6 जुलाई 1944 का समय है और 6 जुलाई को हम देखते हैं कि रेडियो के माध्यम से हमारे सुभाष चंद्र बोस जो है वो हमारे मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। ही विल कॉल्ड दैट मींस फादर ऑफ नेशंस, ठीक है। जैसा आपको पता है कि संविधान में इसका कोई मतलब चर्चा नहीं मिलती है, ठीक है। वो तो एक संबोधन है और एक प्यार और मोहब्बत से दिया गया नाम है और वो प्यार और मोहब्बत का दिया गया नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ही ऑफर्ड, ठीक है, एंड ही वाज मोटिवेटिंग द पीपल्स, ठीक है। और वो कहते हैं कि आपका मुझे ब्लड दीजिए और इस ब्लड को मैं फ्रीडम में कन्वर्ट कर दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका ये कहना था आजादी जो है वो दैट मींस ठीक है मांगी नहीं जाती, इसे छीन लिया जाता है। दैट इज द बेसिकली ये एक प्रकार का जोश, एक प्रकार का मोटिवेशन जो है वो आपके इस व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। इन सुभाष चंद्र बोस का आप पढ़ेंगे तो आपको काफी मतलब इंस्पायर मिलेगा, दैट मींस इंस्पिरेशन मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। ही इज वेरी लीजेंड, मतलब जो कहते हैं ना कि कुछ कैरेक्टर जो होते हैं जिनके जो दिमाग को या जो कह सकते हैं आपके दिल को छू लेते हैं, उनमें मेरे व्यक्तिगत तौर पर मोहनदास करमचंद गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे कैरेक्टर वाकई में ठीक है टच करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, इन पर कई डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, ठीक है, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये कहते हैं कि वो दिल्ली चलो, ठीक है। अब दिल्ली चलो मूवमेंट हमने देखा था, याद करिए, इंडिविजुअल सत्याग्रह देखा था, इंडिविजुअल सत्याग्रह हमने देखा था 17 अक्टूबर 1940 को हमने शुरू किया था और उस दौरान भी हमने दिल्ली चलो का आंदोलन दिया था, ठीक है, दिल्ली चलो का आंदोलन दिया था। तो दिल्ली चलो यहां पर इनके द्वारा भी दिया जा रहा है, दैट मींस ठीक है कि ये वही उसी का एक प्रमोशन आप कह सकते हैं, ठीक है। दिल्ली चलो दैट मींस ठीक है कि अब हमें क्या करना है, ठीक है, कि
सत्ता परिवर्तन की ओर काम करना है और ब्रिटिशर्स को बाहर भगाना है। ठीक है, अब आगे चलकर हम ये देखते हैं कि आगे चलकर घटना ये होता है कि आईएनए जिसने क्या है अंडमान निकोबार और जो भारत के जो कुछ भाग हैं, ठीक है, वो वाले कैप्चर कर लिए थे। लेकिन ब्रिटिश फोर्स, ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि वॉर में यूएसए की एंट्री होती है, यूएसए आता है और उसमें ब्रिटेन, ठीक है, एक बैटल ऑफ नॉर्मंडी होता है, ठीक है, शायद आपको याद हो, ठीक है, और उसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो फेस होता है, ठीक है, वो फेवर में आने लगता है किसके, दैट मीन्स, ठीक है, जो आपके अलायंस, ठीक है, जो आपके जो ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए के फेवर में आने लगता है। ठीक है, और यहां पर हम देखते हैं कि ब्रिटेन डबल फोर्स के साथ जो है अपने एरियाज को रिकैप्चर करता है और इसके बाद आईएनए का जो है डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आईएनए डाउनफॉल मतलब कह सकते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि ब्रिटिश वापस सत्ता में आते हैं और कुछ भारतीय लोगों को, कुछ आईएनए के लोगों को पकड़ा जाता है और उसी से संबंधित है एक रेड फोर्ट ट्रायल। ठीक है, इन पर एक मुकदमा चलाया जाता है और ये मुकदमा जो है वो एक फोर्ट में चलाया जाता है जिसे रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये लाल किला ट्रायल के नाम से जाना जाता है और लाल किला ट्रायल जो है वो आईएनए के अधिकारियों पर चलाया गया है या आईएनए के लोगों पर चलाया गया मुकदमा है। ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्ज द कैप्चर आईएनए सोल्जर्स ऑफ द वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग्स। ठीक है, राजा के खिलाफ जो है आपने संघर्ष किया है या आपने कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वी विल फाइंड आउट 3 पीपल्स। ठीक है, द पीके सहगल, शहनवाज खान, ठीक है, एंड जीएस डिलन, ठीक है, गुरबख्श सिंह डिलन, ठीक है, जो है इन 3 लोगों को पकड़ा जाता है और इनके खिलाफ ये केस चलाया जाता है। ठीक है, अब आप देखिए दैट मींस, ठीक है, all these 3 peoples are represented from the different religions। ठीक है, और इनके खिलाफ भी ट्रायल चलाया जाएगा और इसमें जो है वो सभी मतलब कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स या कह सकते हैं कि जो पार्टीज होती हैं उनके लोग जो है वो ये कहते हैं कि भैया इनको रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि मतलब एक हवा चल रही होती है और यहाँ पर डिमांड की जाती है कि सभी राजनीतिक दल जो है वो डिमांड करते हैं कि आईएनए के कैदियों को रिलीज किया जाए। सरकार जो है इन पर केस चलाती है और केस के लिए जो है भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई एडवोकेट जो है वो अपना दैट मीन्स पैरवी करते हैं, मतलब और वो इस तरीके से यहाँ पर जो है पैरवी करते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि भुलाभाई देसाई आपके तेज बहादुर सप्रू और आपके जवाहरलाल नेहरू जो है, अरुणा आसफ अली जो है आईएनए के लिए ट्रायल में पैरवी करते हैं। तो मोटे तौर पर हमने क्या देखा कि ये रेड फोर्ट जो है वो रेड फोर्ट में एक पैरवी की जा रही है और यहाँ पर एक केस चल रहा है। उस केस के लिए जो है भारत के जो लोग हैं दैट मीन्स, ठीक है, भुलाभाई देसाई, ये लोग इसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये थोड़े नाम याद रखिएगा किस किस पर चल रहा है। ठीक है, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है, वहां से आपको देखना होगा। फाइनली ये होता है कि द अक्यूज्ड वर द कन्विक्टेड ऑफ द क्राइम्स एंड सेंटेंस्ड टू द डेथ। फांसी की सजा दे दी गई है। ठीक है, फांसी की सजा सुना दी गई है। लेकिन वायसराय की एक कह सकते हैं कि एक पावर होती है, ये आपको भी पता है, प्रेसिडेंशियल पावर आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति की एक पावर है जो सजा को माफ कर देता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जब यहाँ पर ऐसी ही सजा जो है माफ करने का अधिकार जो होता है वायसराय के पास होता है और वायसराय इज नथिंग बट दैट इज इक्विवेलेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे राष्ट्रपति साहब। ठीक है, राष्ट्रपति साहब का कल में एक भाषण सा सुन रहा था, बोल रहे हैं कि हमें 5 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, और 5 लाख रुपए में से जो है वो 3,75,000 शायद 2,75,000 तो हमारा टैक्स दे देता, बचता क्या है? अरे ठीक है भैया, लाखों रुपए तुम्हारे पास बच रहे हैं। ठीक है, फिर भी इसमें रो रहा है। ठीक है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारा राष्ट्रपति भी जो है, ठीक है, कठपुतली की तरह बैठा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब भाई आम जनता जो है उससे आप उसको कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, यू आर दैट मीन्स सिटिंग इन दैट मीन्स द टॉप मोस्ट पोस्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, मतलब सबसे उच्च पद पर आप बैठे हो, फिर भी आप मतलब पैसों के लिए रो रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक ऐसा लगता है कि भाई कि इनको भी दर्द हो रहा है। ठीक है, 200 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए का आपका ऑयल लेने पर 100 रुपए का पेट्रोल। भाई तुम्हारा तो पेट्रोल का पैसा भी नहीं लगता होगा। ठीक है, सरकार देती होगी आपको। ठीक है, ठीक है, खैर अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने तो ओवरऑल वो ये है कि भाई टेंशन मत लो। ठीक है, 200 रुपए का पेट्रोल भराते रहो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से हम देखेंगे। यस, ठीक है, बिल्कुल सही राजवीर जी, यू आर वेरी गुड। ठीक है, आपने बिल्कुल याद दिलाया। ठीक है, 72 आर्टिकल 72 इज वेरी राइट। ठीक है, दैट इज द जो कह सकते हैं। और
यहां पर आप 161 देखेंगे राज्यपाल के पास। तो मैंने आपके ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि कर दी है, यही मैं चाहता हूं। एक्चुअली मेरी क्लास में जब ऐसा होता है तो बड़ा मुझे मजा आता है, ठीक है। जैसे आपने राकेश जी, आपने राजवीर जी जो आपने 72 बताया कि ये अपनी पावर को या कह सकते हैं सजा को माफ करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। वैसे ही गवर्नर के पास भी पावर होते हैं कुछ, बट उनमें अंतर जो है वो आप पॉलिटी में पढ़िएगा और यहाँ पर 161 को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक चीज से दूसरी चीज याद आ जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देखेंगे, तो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। और ये यहाँ पर हम देखेंगे राकेश जी सही बोल रहे हैं आप भी, ठीक है। और उनको इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमने देखा है और इस तरीके से हम देखेंगे कि भाई कि ये आपका आईएनए का ट्रायल आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर एक सिचुएशन और बन रही है, वो है आपकी 1945 का बेवेल प्लान। अब देखो क्या है कि मैंने आपको ये बताया है कि एक सीक्वेंस आपकी यहां पर चल ही रही है, ठीक है। एक सीक्वेंस क्या चल रही है, मुस्लिम लीग, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और यहां पर आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट्स की जो है कुछ वो वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट चाह रहा है, ठीक है, वो हमने देखा है, ठीक है। हालांकि जून तक आते आते तक थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाता है, ठीक है। और ये मोटे तौर पर ये अप्रैल के आसपास तक है ना, अप्रैल में जो है जर्मनी सरेंडर कर देता है, ठीक है। और ये अगस्त में जो है वो जापानीज सरेंडर कर देंगे। लेकिन सिचुएशंस थोड़ी सी दैट मींस थोड़ी बहुत आपके ब्रिटेन के कंट्रोल में तो आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में जबरदस्त जो है लड़ाई चल रही है इस समोसा के पीछे। मतलब ये समोसा का मतलब समझ चुके हैं, देयर इज ए डेडलॉक इन बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, समोसा एंड विद द चटनी, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको सुलझाने की कोशिश कर रही है और इसी चीज को लेकर जो है एक बेवेल प्लान लेकर आया जाता है। बेवेल साहब जो हैं, बेवेल एक व्यक्ति का नाम है और बेवेल प्लान वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड एट द शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब ये देखिए क्या होता है कि लिनलिथगो साहब चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अक्टूबर 1943 में भारत के नए वायसराय अपॉइंट किए जाते हैं और उनका नाम होता है लॉर्ड बेवेल। अब लॉर्ड वेबल जो है वो एक प्लान लेकर आते हैं, ठीक है, बोला आई हैव ए प्लान, ठीक है। और वो इस प्लान पर चर्चा करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके बाद हम देखते हैं मुस्लिम लीग को बुलाते हैं एंड दिस प्लान इज डिस्कस्ड इन द शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। शिमला में ये बात जो है वो डिस्कस की जाती है और इसीलिए इसे कहा जाता है बेवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। शिमला उस समय हम देखेंगे शिमला एग्रीमेंट 1972, नहीं देखिए वो एक कंसेप्ट अलग है 1972, वो शिमला समझौता अलग है। और ये जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको देखने को मिल रहा है, आई थिंक, ठीक है, पाकिस्तान ही होता है उसमें, ठीक है। और वो कंसेप्ट अलग है, ठीक है। ये शिमला कॉन्फ्रेंस अलग है, वो शिमला समझौता है जो आप बोल रहे हैं, और ये है शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जो आप 1972 की बात कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई, ठीक है। थोड़ा सा अभी मतलब उसको अलग सेपरेट रखिएगा। अभी शिमला एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट इस समझौता, ध्यान दीजिएगा, ये हम सम्मेलन, हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होने वाला है, ठीक है, वो अलग है, बिल्कुल एकदम स्विच मच हो जाइए। अभी तो हमें आजादी नहीं मिली, 1972 तो आजादी की बात की घटना है, ठीक है, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि बेवेल साहब जो हैं 1942 में 1945 में एक बेवेल साहब जो है एक प्लान लेकर आते हैं और इस प्लान पर डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। सभी मीटिंग्स, सभी लोगों को बुलाया जाएगा, 21 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह जो आपके टोटल आते हैं, ठीक है, और उन पर डिस्कशन चलने वाला है। अब शिमला जो है वो शिमला इनकी कैपिटल होती है, ठीक है, और यहाँ पर जो है डिस्कशन चलने वाला है। अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, इस चीज को जो है अनाउंस किया जाता है 14 जून को, और 14 जून जो हम कह सकते हैं दैट इज बेवेल, ठीक है, 45 में, ठीक है। 43 में ये आपके वायसराय के पद पर आते हैं। जून के समय पर 45 में जो है बेवेल जो है अपना प्लान डिक्लेयर करते हैं और इसे ही बेवेल प्लान कहा जाता है। डिस्कशन कहाँ होने वाला है, शिमला में होने वाला है। जून का समय आप देख रहे हैं, जून जो है वो गर्मी का समय है, और 25 जून दैट इज 25 जून, अब देखिए फिर से वापस आ गया, ठीक है, दैट इज 25 जून, दैट इज द डे जब आप देखते हैं कि 21 जून, थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा। अभी आप देखेंगे योगा डे बस आपने बनाया है, ठीक है, योगा डे है, और योगा डे में आप देखेंगे कि नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कर्क रेखा, मतलब आपके सर के ऊपर ही जो है वो सूर्य चमकता है, ठीक है। और यदि आपको याद होगा 21
20-21 जून, ठीक है, और 20 और 21 जून दैट इज द डे अलीनगर, ठीक है। और याद होगा आपको सिराजुद्दौला ने क्या किया था, ठीक है, वो एक व्यक्ति दैट मीन सॉरी वो 123 लोग जिनमें से हम कह सकते हैं 123 लोगों को पकड़ा था और उनको एक जगह बंद कर दिया था और वहां पर एक व्यक्ति था वो अपना हाल सुना रहा था, हॉलवेल, ठीक है। तो ये एक हमने घटना भी देखी थी जिसे हम ब्लैक होल ट्रेजेडी कह सकते हैं, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो बंगाल की वो घटना जिसकी वजह से हमने देखा था बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो जून से भी कई घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तो 25 जून 1945 को हम देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव मतलब बेवल साहब जो हैं वो 21 पार्टीज के लोगों को बुलाते हैं, दैट मीन्स 21 पॉलिटिकल लोगों को बुलाते हैं और इसमें गांधी जी या इंडियन नेशनल कांग्रेस या जिन्ना साहब ये सब आपके आमंत्रित होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे अबुल कलाम आजाद, ठीक है। The Abul Kalam Azad is going to that means lead the representative of the Indian National Congress. Indian National Congress की तरफ से वो आपका पक्ष रखने वाले हैं और मुस्लिम लीग की तरफ से ये आपके देखने वाले हैं। अब भाई बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है, और जिन्ना साहब जो हैं इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखिए शिमला एक आपका हसीन वादियों वाला शहर, ठीक है, या कह सकते हैं अपनी ठंडक या अपने मौसम के लिए जाने वाला शहर होता है। लेकिन यहाँ पर जो है जिन्ना साहब जो है अपना रायता फैला देंगे और जब ये रायता फैलेगा तो माहौल गर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये माहौल गर्म कैसे होगा ये इनके पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम देखेंगे। तो बेबल प्लान में कुछ आपकी दैट मींस पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स पर डिस्कशन किया जाएगा। बस हम एग्री एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, नो एग्री दैट मींस आई एम नॉट एग्री, ठीक है, इन दिस कंडीशंस, ठीक है। ये भी जो है वो कहीं ना कहीं फ्लॉप शो हो जाता है, मतलब इनके बीच के मुद्दे सॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है। इनको कोई मना नहीं पाया, इनको तो क्या चाहिए, समोसा और चटनी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो शिमला प्लान जो है उसके पॉइंट्स को अब हम डिस्कस कर लेते हैं, वो हम देख लेते हैं। वेवल योजना के प्लान को डिस्कस कर लेते हैं और शिमला को हम देखते हैं। ए एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स वाज टू बी द फॉर्म्स एट द सेंटर इन विच ऑल बट द वायसरॉय एंड द कमांडर इन चीफ विल बी इंडियंस। सेंट्रल लेवल पर एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाना है जिसमें हम कह सकते हैं कि सारे के सारे पद जो हैं वो इंडियंस को दिए जाएंगे, ठीक है। इंडियंस के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। और इस इंडियंस के रिप्रेजेंटेटिव में हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं वायसराय का पद छोड़ दिया जाए, ठीक है। और कमांडर इन चीफ मतलब कह सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड वाला जो है दैट मींस, ठीक है, हेड ऑफ द आर्मी कह लीजिए, उस पद को छोड़ दिया जाए तो कह सकते हैं कि सारे के सारे पद जो हैं वो भारतीय लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है साहब। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है, ठीक है। यहां पर हमने एक देखा, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर हो जाएगा। Executive council was for the time being till a new permanent constitution could be agreed upon come into the force, ठीक है। ये कार्यकारी परिषद कुछ समय के लिए थी, ठीक है, मतलब ये अस्थायी होगी, दैट इज द बेसिकली इंटरिम गवर्नमेंट, एक काइंड ऑफ, ठीक है। और जब तक कि आपका संविधान नहीं बन जाता तब तक ये लागू रहेगा। ये कुछ वैसे ही है जैसा हमारा दैट मींस इंटरिम गवर्नमेंट काम करती है, कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है साहब। ये भी हमने मान लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि ये कैसा कैसा है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस आर दैट मींस, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कार्यकारी परिषद है, कुछ समय के लिए कुछ इस तरीके से बात की जाती है कि जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक ये अपना काम करेंगे, ये एक तरीके से यहाँ हमें देखने को मिलेगा। अब एक पॉइंट और है, ठीक है, दैट मींस ये हम ऑलरेडी देख लिया, थोड़ा सा ये दोबारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस, अब हम देखेंगे कि जो कार्यकारी परिषद है दैट मींस जो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स है उसमें हम दोनों वर्ग को रिप्रेजेंटेशंस देंगे, मतलब हिंदू भी होंगे और मुस्लिम भी होंगे, मतलब हिंदू और मुस्लिम को बराबर प्रतिनिधित्व देना था, दैट मींस, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, ठीक है। और यहां पर ये वाली बात की जाएगी, दैट मींस बैलेंस रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, दोनों वर्ग में बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके अलावा हम देखेंगे बाकी वर्गों का भी बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, दैट मींस कह सकते हैं कि जो सिख कम्युनिटीज हैं, डिप्रेस्ड क्लास हैं, बाकी को भी दिया जाएगा, ठीक है साहब। आपकी बात भी समझ में आ गई। Muslims were given 6 out of the 14 member which accounted for the more than their share of the population 25%। मुसलमानों को जो 14 में से 6 दिए गए थे, मतलब टोटल यदि 14 पद हैं तो उनमें से 6 पद जो है मुस्लिम वर्ग को दिए जाएंगे, और जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनकी आबादी से काफी कुछ ज्यादा था,
मतलब यहां पर हम देख रहे हैं कि एक झुकाव जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। किसका? वेवेल साहब का। या वेवेल साहब जो है वो मुस्लिम वर्ग को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, ठीक है। कहने को तो ऐसा हो रहा है कि हम बराबर देंगे, ठीक है, लेकिन बराबर ना देकर हम जो है वो कुछ भाग जो है इनको ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये एक वेवेल प्लान लेकर आ रहे हैं, और वेवेल प्लान में बात तो की जा रही है इक्वल रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन विशेष वर्ग का ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगा। और इसमें यह कहा गया है कि गवर्नर जनरल जो है वो अपने वीटो का पावर जो है वो लिमिटेड उपयोग करेगा, एंड वीटो पावर दैट शुड बी यूज्ड इन द वेरी लिमिटेड पावर, एंड दिस वीटो पावर यूज्ड बाय द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है। मिनिस्टर्स कौन होंगे? मिनिस्टर्स मोस्ट ऑफ द इंडियंस होंगे। तो ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। बोला ठीक है, ये भी आपका ठीक है भाई कि गवर्नर जनरल जो है आपकी बात मानेगा, मंत्रियों की बात मानेगा, वो वीटो का प्रयोग ज्यादा नहीं करेगा, वीटो का प्रयोग नहीं करेगा और मंत्रियों की सलाह पर करेगा। ऐसा प्रोविजन आपको देखने को मिलता है। ऑल पोर्टफोलियो एक्सेप्ट द डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। रक्षा मंत्रालय जो छोड़कर दी गई भारतीयों को दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये विभाग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में मेन आपका वायसराय होगा, और वायसराय जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या होता है कि यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो इस चीज को लेकर जो है विवाद हो जाता है कि मुस्लिम लीग क्या बोलती है? मुस्लिम लीग बोलती है कि आई एम ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम करेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं करेगी। ये किसका कहना है? मुस्लिम लीग का कहना है। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किसको भेजा है अपना पक्ष रखने के लिए? हमारे आजाद साहब को भेजा है, और जो खुद मुस्लिम वर्ग से आते हैं। तो मुस्लिम लीग जो है इसी बात से जो है वो नाराज हो जाती है, खफा हो जाती है कि बोला कि जितने भी पद भरे जा रहे हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं या 25% से ज्यादा हम कह सकते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मुस्लिम लीग से होने चाहिए या मुस्लिम लीग वाले बंदे होने चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मुस्लिम जो वर्ग है उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रही है। समझ में आया, ठीक है। इन द लिस्ट ऑफ वायसराय देयर शुड बी नो मुस्लिम आउट ऑफ द मुस्लिम लीग्स, ठीक है। ऐसा मुस्लिम लीग के लोग कह रहे हैं, और मुस्लिम लीग के व्यक्ति मतलब कौन है? जिन्ना। तो यहां पर इंडियन नेशनल जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आजाद साहब वो यही कहते थे भाई कि तुम ऐसा कह रहे हो, ऐसा हम कैसे मान लें, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल कम्युनिटीज। मैंने आपको बताया था कि हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, मॉडरेट्स भी हैं, लिबरल्स भी हैं, ठीक है। और जिसको आना है वो आ जाइए, ठीक है। गोली वाले, बंदूक वाले, दैट मींस पुस्तक वाले, लिटरेचर वाले सब हैं, ठीक है, इस अम्ब्रेला के अंदर, ठीक है। और इसमें से भी कुछ लोग होने चाहिए, और यहां इसका वर्ग, इसका रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एंड आई एम आल्सो द मुस्लिम्स, ठीक है। मैं भी मुस्लिम हूं और मैं इस अपना पक्ष रखने आया हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। जब यहां से जूता पड़ता है, ठीक है, तो आपके मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इधर उधर भागने लगते हैं, या कह सकते हैं कि इनके बीच में कुछ वर्ड ऑफ एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि भाई ऊपर नीचे दाएं बाएं होता है। और जब इसकी बात जब इन्होंने अपना मुस्लिम लीग ने अपना पक्ष रखा, तो क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको मानेगी? बिल्कुल नहीं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज गोइंग टू डिनाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस कंसेप्ट को जो है वो मना कर देती है, और मुस्लिम लीग की मांगों को उसको स्वीकार करने से मना कर देती है। इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, और मामला जब गंभीर होता है तो यहां पर हम देखने वाले हैं कि सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। अब क्या होता है कि 1945 का ये जो वेवेल प्लान है वो आपको देखने को मिलेगा, वो इस मुद्दे की वजह से फेल हो जाता है। अब यहां पर इसी मुद्दे को सॉल्व करने के लिए 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब कैबिनेट मिशन भी इसी चीज पर चर्चा करता है, ठीक है। और कैबिनेट मिशन जो है यहां पर आएगा, और यहां पर आप देखेंगे कि इस समय जो है ब्रिटेन में जो है गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है कैसे? हमने देखा था पीछे चर्चिल थे, ठीक है, और चर्चिल की जगह क्लीमेंट एटली जो हैं वो आपके जो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। और ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी पार्टी की यदि हम बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर एटली साहब जो हैं वो लेबर पार्टी से आते हैं, ठीक है। और ये जो हैं आपके
कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं। मोटे तौर पर एटली जो है वो लिबरल पार्टी से आएंगे। अब ये देखिए लिबरल जो आप पूछ रहे थे कल, ठीक है, और वहां से कनेक्ट करेंगे तो सोचने की कोशिश करिए कि लिबरल का मतलब है उदार, ठीक है, और उदार का मतलब हम कह सकते हैं इनका जो झुकाव होगा वो थोड़ा सा इंडियंस के प्रति होगा। और क्लीमेंट एटली यहां पर क्या करते हैं, जैसी सरकार चेंज होती है और इस सिनारियो को, इस कंसेप्ट को, ठीक है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, ठीक है, इंपीरियलिज्म्स का या जो साम्राज्यवाद का जो कंसेप्ट है उसको खत्म करने की बात की जाती है। इंपीरियलिज्म्स हम कह सकते हैं, ठीक है, उसको खत्म करने की बात की जाएगी और इस वजह से कई स्टेट्स जो हैं वो आपके फ्री होने की कोशिश करेंगे। स्टेट मतलब देश, ठीक है, कंट्री की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पर ये दबाव होगा कि भारत या आप कह सकते हैं ऐसे देशों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो वी कैन सी दैट देयर इज अ सिनेरियो, और इस चीज का प्रभाव जो है इटली पर भी है, उनकी विचारधारा भी यहां पर दिखाई देती है और इस वजह से वो क्या करते हैं, कैबिनेट मिशन भारत भेजने की कोशिश करते हैं। तो कैबिनेट मिशन यहां पर आएगा और वो अपनी बात रखने की कोशिश करेगा। तो ये विंस्टन चर्चिल जो हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आपके वो कौन हो गए हैं, दैट मींस क्लीमेंट एटली साहब आ गए हैं। और ये क्लीमेंट एटली साहब जो हैं वो आपके लेबर पार्टी से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। द गवर्नमेंट इज गोइंग टू चेंज, और जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो यहाँ पर हम देखेंगे उसके तरीके स्टाइल में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ठीक है भाई, सबका तरीका अलग अलग होता है। और यहां पर हम देखते हैं कि भारत के जो सचिव हैं इस समय वो हैं पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तो यहां पर कैबिनेट मिशंस के 3 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। एक तो पैथिक लॉरेंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्टफर्ड क्रिप्स आपको देखने को मिलेंगे और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य जो हैं वो भारत में आते हैं और अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। The cabinet mission was high-powered mission sent in Feb 1946 to India by the Attlee government, और Attlee government इस तरीके से इनको भेजने की कोशिश करती है। इस सदस्य में इसमें 3 सदस्य होते हैं, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, स्टफर्ड क्रिप्स और आपके अलेक्जेंडर। यहाँ ट्रांसलेशन में सिकंदर आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं भारत के राज्य सचिव, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टीज होते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं और ये कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए कैबिनेट मिशंस क्या रखने की कोशिश करता है, प्रस्ताव रखने की कोशिश करता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कैबिनेट मिशंस भी अपने कुछ प्रपोजल लेके आता है और इस प्रपोजल में क्या है, वो सबसे पहले तो डिमांड माना कर देगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की डिमांड क्या है, सेपरेट लैंड फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है। बोला हम इस चीज को मना करते हैं, ठीक है, नो, ठीक है, बड़ा नो हम लिख देते हैं, ठीक है। दैट मींस, ठीक है, वी आर गोइंग टू डिनाई द कंसेप्ट ऑफ द मुस्लिम लीग, ठीक है। पहला पॉइंट यहां पर हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा यदि हम देखें यहां पर समझने की कोशिश करें तो यहां पर कैबिनेट मिशंस जो है वो कह सकते हैं, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को स्वीकार कर लेता है। यह आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड होती है या कह सकते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसके तहत जो है भारत को 3 A, B और C में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। मोटे तौर पर हम देखते हैं भारत के जो स्टेट्स हैं, भारत के जो राज्य हैं, उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है और इस तरीके से CP, है ना, ये आपको देखेंगे यूपी वाला जो पार्ट है, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, वो सारे भाग जो हैं उनको 3 भाग में रखा जाता है और इसके आधार पर इलेक्शंस के आधार पर एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की जाने वाली है, ठीक है। दैट मींस अंतरिम सरकार की स्थापना की जाने वाली है। इस इंटरिम गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो ये 2 काम करेगी, एक तो भारत के लिए संविधान बनाएगी और दूसरा हम कह सकते हैं, ठीक है, दैट मींस अब देखो ये भारत के संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया की ओर लेकर जा रहा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो चुनी जाएगी, ठीक है, और ये चुनी कहां से जाएगी, ठीक है, ये भारत के उन राज्यों से चुनी जाएगी या भारत के उन स्टेट से चुनी जाएगी जो ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हमने A, B, C भाग में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ प्रांत भी होंगे, कुछ आपके जो रियासतें भी होंगी, वहां पर एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। 10 लाख की प्रति आबादी पर एक सीट बनाई जाएगी जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक दैट मींस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। समझ में आया कि नहीं आया?
और इस व्यवस्था के तहत 1946 में चुनाव होते हैं और 1946 में आपके चुनाव होंगे और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब चुनी जाती है, ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये संविधान भारत के लिए बनाएगी, ठीक है। लेकिन 1947 अभी आगे देखेंगे भारत आजाद हो जाएगा और 1947 के बाद ये भारत की सरकार के तौर पर भी काम करेगी, इसलिए मैंने इंटरिम गवर्नमेंट का नाम भी आपको बताया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोविजन इनको समझ लेते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन ये प्रपोजल देता है, कैबिनेट मिशन ये प्रपोजल देने वाला है कि द प्रपोज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए यूनियन ऑफ इंडिया, हम भारत को एक संघ के तौर पर बनाएंगे और संघ मतलब एक यूनियन के तौर पर बनाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें ब्रिटिश इंडिया शामिल होगा और जिसमें आप देखेंगे कि ब्रिटिश इंडिया के साथ साथ प्रिंसली स्टेट भी शामिल होंगे, मतलब रियासतें भी शामिल होंगी, ठीक है साहब, पहला पॉइंट समझ में आया, ठीक है। यहां पर रियासत हो जाएंगे। रिजेक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है, हम यहां कह सकते हैं कि पाकिस्तान को यहां पर मना कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान तो नहीं बन सकेगा भाई, ठीक है। दैट इज द कैबिनेट मिशन इज गोइंग टू डिनाई दिस काइंड ऑफ द डिमांड दैट वाज डिमांडेड बाय द मुस्लिम लीग, ठीक है, यहां पर ये देखेंगे। और उन्होंने ये बोला कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे जो संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान के आधार पर नई सरकार के चुने जाने तक बनी रहेगी। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, जिसको मैं थोड़ा सा आपको पॉलिटी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, कैबिनेट मिशन आपका आया, कैबिनेट मिशन में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोविजन था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है प्रति 10 लाख के आधार पर एक सीट चुनी जानी थी और इसके आधार पर आपके इलेक्शन होने थे और ये इलेक्शन होने थे इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है, दैट मीन इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर इलेक्शंस होने थे और इसके आधार पर एक व्यवस्था बनाई जाने वाली थी, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे 209 सीटें शायद जो है वो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास आती हैं और भी बहुत सारी सीटें आती हैं और इन सारे इलेक्शंस में के आधार पर मोटे तौर पर हम देखेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी जानी थी, संविधान सभा चुनी जानी थी और ये संविधान सभा के जो चुनाव होते हैं वो सितंबर 1946 के आसपास होते हैं और इसका जो पहली मीटिंग होती है वो दिसंबर 1946 में होती है, ठीक है, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर 1946 को इसका अध्यक्ष चुना जाता है राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है, मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर रही है, भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण कर रही है, भारत के लिए संविधान बनाने का काम कर रही है और तब जाके 2, 11, 18 महीने में हमारा संविधान बनकर तैयार होगा। और संविधान बनकर कब तैयार होगा मैं आपको बता देता हूं। तो ये देखिए 9 दिसंबर 1946 से हम पहली बार मीटिंग करें और ये बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये 2, 11, 18 महीने का जो सफर है मोटे तौर पर आप ऐसे कह सकते हैं, सॉरी ये 49 होगा, ये हमने तय किया है, तब जाकर भारत का संविधान आपको बनेगा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये प्रोविजन जो है वो आपको यहीं देखने को मिलता है कैबिनेट मिशंस के द्वारा। तो संविधान को बनाने की प्रक्रिया आपको यहां आपको देखने को मिलेगी। अब एक चीज और होगी इसी बीच में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1946 से 1946 से 1949 तक, जी बिल्कुल सही है, ठीक है, 1949 तक आते आते तक भारत आजाद भी हो जाएगा क्योंकि बीच में क्लीमेंट एटली जो है वो भारत को स्वतंत्रता की घोषणा भी कर देते हैं क्योंकि भारत में बहुत सारे आपके राइट्स देखने को मिलेंगे। तो 1947 में भारत आजाद भी हो जाएगा। अब क्या होगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो चुनी गई है इसके 2 काम होंगे, उसके 2 काम होंगे, एक तो भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा 1947 के बाद भारत की सरकार को चलाना भी होगा क्योंकि 1947 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बस्ता बंद करके चली जाएगी, भारत को कौन चलाएगा 1950 तक या नई सरकार के चुने जाने तक। नई सरकार कब चुनी जाएगी 1951 में, ध्यान देना हमारे यहाँ पहले इलेक्शंस 1951 में होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम देखेंगे कि भारत बनने का सफर जो है यहां से शुरू होता है। गॉट इट माय पॉइंट, से मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए मैंने थोड़ी सी चीजें आगे की कनेक्ट करके बताई हैं। यदि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है आपने पढ़ी हुई है पॉलिटी में तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है।
लेकिन यदि नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके आपको और समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, लेकिन आज नहीं, इसको मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है। अब कैबिनेट मिशंस की हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये जो कहानी है वो आगे आएगी, है ना, वापस दोबारा आएगी, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये अंतरिम सरकार की स्थापना का जो प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं इसी चीज में छुपा हुआ है, ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं कि ये कहानी देखने को मिलेगी। ये वाला पॉइंट हम देख चुके हैं, ये वाला हम देख चुके हैं, हाँ, ठीक है। इस गवर्नमेंट में जो बात की जाएगी, उस गवर्नमेंट में हम देखेंगे द इंटरिम कैबिनेट जो है वुड बी द इंडियंस एंड द वुड बी द मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द वॉइसराय, ठीक है। ये अंतरिम जो सरकार बनाई जाएगी, इस सरकार में हम देखेंगे वॉइसराय का न्यूनतम हस्तक्षेप रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और वॉइसराय कौन है? दैट मीन्स आपके वेवल हैं, ठीक है, और वेवल के नीचे आप देखने को मिलेगा, ये कहानी देखने को मिलेगी। तो वॉइसराय मतलब एक कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह काम करेंगे, और ये प्राइम मिनिस्टर होंगे, कौन होंगे? दैट मींस ये भारतीय लोग होंगे। डिफेंस मिनिस्टर होगा, कौन होगा? वो भारतीय होगा, ठीक है। आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वो भारतीय होगा। ये इस तरीके की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया, ये भारत की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये किस तरीके से जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो चुनी जाएगी, वो किस आधार पर चुनी जाएगी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन प्रांतों से चुनी जाएगी जिन्हें हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। सेक्शन ए के अंतर्गत है मद्रास, यूपी, दैट मींस यूपी मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है, ये आपका यूनाइटेड प्रोविंस है, ठीक है। दैट मींस ये सेंट्रल मध्य प्रांत मतलब एमपी वाला पार्ट है, बॉम्बे, उड़ीसा। बी में आपका पंजाब, सिंध एंड दी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, बलूचिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान वाला पार्ट होगा। और खंड सी में असम एंड बंगाल होंगे। अब ये क्या है? ये डिवीजन है, ये किसका? ब्रिटिश एम्पायर का डिवीजन है, और ब्रिटिश एम्पायर को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, और इसके आधार पर यह व्यवस्था चुनी जाएगी। और जैसा मुझे याद आ रहा है कि भारत का संविधान 1950 में लागू हो जाएगा, और भारत के संविधान के लागू हो जाने के बाद भारत में अमेंडमेंट एक्ट भी होते हैं, संविधान संशोधन भी होते हैं, और संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। अब देखो ये कनेक्शन जुड़े हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स यदि आपका पॉलिटी वाला थोड़ा सा यहाँ पर वीक है, तो मैं आपसे एक सजेशन लूंगा, ठीक है, मतलब दूंगा कि आप पॉलिटी वाला ये जो कैबिनेट जो फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थोड़ा सा पढ़ें, और उसके बाद कल हम फिर मिलेंगे और इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ये थोड़ा सा सेक्शन जो है वो पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, और जब ये व्यवस्था आपकी बनाई जा रही है, इसका उद्देश्य है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुनना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे चुनी जाएगी? मेंबर्स के द्वारा। ये मेंबर्स कहाँ से आएंगे? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से आएंगे, और इसके आधार पर चुनाव होगा, और इसके आधार पर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। और इसी प्रक्रिया को अब हम कल आगे बढ़ाएंगे। एनी डाउट टिल नाउ? कोई समस्या, कोई विवाद, कोई समस्या, ठीक हो तो बताइए। कोई क्वेश्चंस, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अदरवाइज आज की सभा को हम यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। थोड़ा आज मुझे काम भी है, तो इस वजह से मैं आज आपसे जल्दी विदा ले रहा हूँ, ठीक है। तो आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और संविधान को, भारत को आजाद करने की प्रक्रिया। ओके प्रीति जी, थैंक यू सर, गुड बाय। ओके सर, लिबरल्स, देखो लिबरल्स का कंसेप्ट क्या है? देखिए इसको इस तरीके से समझिए। मैंने आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेस बताए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैंने 3 फेस आपको बताए, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक्सट्रीम फेस, सॉरी आपका मॉडरेट फेस है, ये एक्सट्रीम फेस है, मैंने आपको 2 बताए थे, बाकी तीसरे की बात हम नहीं करने वाले, ठीक है। तो मॉडरेट्स का मतलब क्या है? दैट मींस यही उदार हैं, यही लिबरल हैं। और लिबरल मतलब क्या होते हैं? ये कह सकते हैं डिफेंसिव गेम खेलकर या बैकफुट पर आकर जो है अपना काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे थे? ये बोल रहे थे ब्रिटिशर्स को अपना फ्रेंड मानते हैं, ठीक है। ये एक्सट्रीम है, ये क्या करेंगे? ये एग्रेसिव आ जाएंगे, ये सन्नी देओल की आत्मा है इनमें, ठीक है।
तो वो वाला काम हिसाब किताब चलेगा, ठीक है। तो लिबरल्स इज ए काइंड ऑफ द आइडियोलॉजी, एक प्रकार की विचारधारा है जो ब्रिटिशर्स को क्या कर रहे हैं, अपना दोस्त मान रहे हैं और संवैधानिक सुधारों के आधार पर, ठीक है, संवैधानिक सुधारों के आधार पर फ्रीडम की मांग कर रहे हैं। हु कॉम्प्रोमाइज, ये थोड़ा मेरे को बताइएगा कि क्या है कॉम्प्रोमाइज का मतलब, क्या कहना पूछा जा रहा है। तो देखिए, लिबरल एक आइडियोलॉजी है और वो डिफेंसिव काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे कि भाई कि लिबरल क्या है। तो लिबरल को आप मॉडरेट्स भी कह सकते हैं, नरम विचारधारा विचारधारा भी कह सकते हैं। और ये नरम विचारधारा जो है आपको लिबरल बनाती है और ये डिफेंसिव बनाती है, ये तरीका हो जाएगा। थोड़ा सा राकेश जी क्लियर कर दीजिएगा क्वेश्चंस क्या पूछा है। हु कॉम्प्रोमाइज, आइडियोलॉजीज देखिए क्या होती हैं कि दो तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। लिबरल्स जो कॉम्प्रोमाइज करके काम बनाना चाहते, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं डिफेंसिव शॉट खेल कर, दैट मीन एक फ्रंट फुट होता है, एक एग्रेसिव होता है। देखो इसको ऐसा समझ लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मैंने आपको बताया, ठीक है, एक मॉडरेट्स हैं और एक एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है। अब आप देखिए इंडियन टीम, क्रिकेट टीम का एक तरीका है, क्रिकेट टीम में आप देखेंगे विराट कोहली का तरीका बहुत एग्रेसिव है, ठीक है। डैश 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 बहुत आपको सुनने को मिलेगा, दैट मीन्स, ठीक है, ये वो गाली वगैरह गलोच, ये विराट कोहली में एग्रेशन बहुत ज्यादा है। ये उग्रवादी विचारधारा को बताता है, दैट मीन्स एक्सट्रीम, ये गर्म दल की प्रक्रिया को समझाता है। मॉडरेट्स क्या होगा, मॉडरेट्स लिबरल होगा, ठीक है। मॉडरेट लिबरल होगा, डिफेंसिव शॉट खेलने की कोशिश करेगा और डिफेंसिव काम करेगा, जिसमें हम राहुल द्रविड़ का एग्जांपल लें तो बहुत अच्छा रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यहां पर हम धोनी का एग्जांपल बिल्कुल नहीं ले सकते हैं क्योंकि धोनी का काम ही अलग है, वो एक्चुअली बिल्कुल इनके बीच वाले हैं, ठीक है ना। तो ये लिबरल होंगे, ये बहुत ज्यादा, दैट मींस, ठीक है, एक आपके कंसेप्ट को लेकर चलेंगे, ठीक है। और राहुल द्रविड़ का जो कंसेप्ट था वो आपका लिबरल था, दैट मींस उदार वाला कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये अपनी विचारधारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के माध्यम से फ्रीडम चाहते हैं, वो हम सेंगे सर समटाइम्स इन रिटन फॉर्म्स वी आर नॉट एबल टू टेक द एक्चुअल। प्रीति जी, नंबर देने की बात जो है वो आप सर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि शायद कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और उस प्रोटोकॉल्स का पालन करना होता है, इस वजह से। अदरवाइज मेरे को नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप सर से इसकी परमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा से नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, तो थोड़ा सा इस जगह मैं मर्यादा का ध्यान रखूँगा। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। तो यस, मैं आपकी समस्या भी समझ रहा हूँ कि यू आर राइट, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम जो रिटर्न में लिखते हैं समटाइम्स क्या होता है, शॉर्ट में होता है और वो हम नहीं समझ पाते, ठीक है। तो ये भी दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम का हम समाधान की बात करेंगे, दैट मीन्स, ठीक है। तो समाधान यही हो सकता है कि थोड़ा सा आप प्रक्रिया का पालन कर लेना, ठीक है। नहीं, बिल्कुल मेरे को कोई दिक्कत नहीं, इमरजेंसी हो अर्जेंसी हो डोंट डिपेंड, ठीक है। मेरे को, मैं कई लोग मेरे से कनेक्ट हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट यहाँ इस जगह इस प्लेटफॉर्म की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वहां से संपर्क करें और इसके बाद हम देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप मेरी कुछ मजबूरियों को भी आप कुछ तो मजबूरियां रही होती, वरना ही हुई कोई नंबर शेयर ना करने से मना कर देता, ठीक है। तो ऐसा आप समझ लीजिएगा। देखिए राकेश जी, एक आपका और प्रश्न आता है, कम्युनिस्ट। देखिए कम्युनिस्ट का हम यदि देखेंगे, ठीक है, कम्युनिस्ट एक आइडियोलॉजी है और ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा आपको देखने को मिलती है। कार्ल मार्क्स, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है वो एक आपके जर्मन हिस्टोरियन से, ध्यान देना, जर्मनी के हिस्टोरियन थे और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और उस बुक में जो है उन्होंने अपनी विचारधारा या आइडियोलॉजीज देने की कोशिश की थी, ठीक है। और आइडियोलॉजीज उन्होंने दिया, दैट मीन्स बुक में दिया, लिटरेचर्स में दिया, है ना। और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भैया कि सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी लोग सभी के लिए काम करें, दैट मीन्स द पीपल्स, ठीक है, जो लोग हैं वो सभी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा एक आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट इन्होंने दिया था। मतलब
सभी लोग मतलब ए बी सी डी ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ये जेड तक आप मान लीजिए, ये किसके लिए काम कर रहे हैं, एक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, उसको हम सोसाइटी कह सकते हैं। ठीक है, तो ए काम कर रहा है, वो खुद के लिए नहीं कर रहा, वो बी के लिए भी कर रहा है, सी के लिए भी कर रहा है, डी के लिए भी कर रहा है, जेड के लिए भी कर रहा है। ये एक व्यवस्था इन्होंने बताई थी अपनी इस व्यवस्था में। ठीक है, और कार्ल मार्क्स ने जो व्यवस्था यहां पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है, अब इसी चीज में आगे चलकर जो है वो चेंज देखने को मिलेगा, वो लेनिन के द्वारा मिलेगा। अब यहां पर एक और देख लेते हैं वो अब यहां पर कम्युनिस्ट में हमने देखा, दैट मीन्स ठीक है, जो आपके कार्ल मार्क्स हैं, इनका जो कंसेप्ट है वो आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के समय पर। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस मतलब हम कह सकते हैं जब हमारे यहाँ औद्योगिकरण की शुरुआत होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है तो यहाँ पर आपको दो वर्ग देखने को मिलते हैं। एक तो कैपिटल वर्ग देखने को मिलेगा और एक हो जाएगा, हम इसको दे सकते हैं दैट मीन्स ठीक है, जो लेबर वर्ग है या मजदूर वर्ग है या वर्कर, मैं सामान्य शब्दों में समझा रहा हूं, ठीक है, बुर्जुआ वगैरह जो शब्द उपयोग नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कैपिटल मतलब पूंजी वर्ग, ठीक है, जो पूंजी लगा रहा है। ठीक है, और ये लेबर वर्ग मतलब दैट मींस जो काम कर रहा है, सीधी सी बात है, कितने घंटे काम कर रहा है, वो 23 घंटे काम कर रहा है, 22 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, और ये पूंजीपति वर्ग जो है पूरा प्रॉफिट लेके चला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये बोलते हैं कि हमें जो है कहीं ना कहीं जो है सिस्टम को एक लेकर आना है, सभी लोगों को ये वाली व्यवस्था जो मैंने अभी आपको बताई इसका समर्थन करते हैं अपनी बुक के माध्यम से। ये सारा थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। तो ये कम्युनिज्म, ये साम्यवाद का कंसेप्ट आपको यहां देखने को मिलेगा। तो ये साम्यवाद मतलब सभी वर्ग का हितों में ध्यान रखा जाए और सभी लोग जो हैं एक दूसरे के लिए काम करें, और ये साम्यता मतलब सिमिलरिटी, कॉमन मैन के लिए स्थापित करें। ये हो गया साम्यवाद। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और इसी का एक जस्ट अपोजिट होता है कैपिटलिज्म, ये वाला वर्ग। ठीक है, तो वो फिर हम देखिए एक्चुअली ये कनेक्शन थोड़े वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली ये चीजें एकदम से नहीं समझ में आएंगी, मैं आपको ये भी बोल दे रहा हूं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा एक बेस बनाना पड़ेगा और वो बेस धीरे धीरे बनेगा, तब जाके वो क्लियरिटी आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश जरूर की है, क्योंकि बीच में एक थोड़ा सा अब हम संविधान सभा पढ़ रहे हैं और एकदम से हम इस पे आ जाते हैं तो थोड़ा वो भी दिक्कत होता है। तो ये थोड़ा आएगा, लेकिन थोड़ा समय के बाद समझ में आएगा। यदि कोई क्वेश्चन हो तो मैं इस पर एक वीडियो बना के भेज दूंगा आपको, तो आप वहां से भी आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो फिर हम इस पर चर्चा कर लेंगे। तो मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। प्रीति जी का क्वेश्चंस जो है मतलब जो नंबर वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कम्युनिस्ट जो है वही जो है आइडियोलॉजीज आगे सोशलिस्ट में हो जाएगा। ठीक है, और ये समाजवाद, अब देखिए हमारे यहाँ भारत में भी क्या होता है, समाजवाद की विचारधारा को लेकर जो है कई पार्टियां बनी। समाजवाद मतलब समाज के सभी लोग बराबर हकदारी हो जाए। ठीक है, इसको मैंने एक वाटर टैंक से आपको एग्जांपल दिया था, यदि आपको याद हो। देखिए मान के चलिए आपकी ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, एक पानी का टैंक रखा होता है, उस पानी के टैंक से क्या होता है, सभी लोग जाकर क्या कर रहे हैं, एक कप पानी का पीने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये समाजवाद की व्यवस्था मतलब क्या होगी, इसमें हम कह सकते हैं कि अब देखो स्टूडेंट्स कितने आते हैं, बहुत सारे आते हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर 10 आते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि शुरुआत के 2-3 लोगों को पानी मिल पाता है, उसके बाद ये पानी खत्म हो जाता है। तो हमने क्या किया, इस वाटर टैंक के पास एक व्यक्ति को बिठा दिया है जिसका नाम है ए, और ये ए क्या कर रहा है, सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक गिलास तुम्हारे लिए, एक गिलास आपके लिए, एक गिलास आपके लिए, एक गिलास आपके लिए और एक गिलास। तो ये सभी के लिए बराबर हक दे दिया, दैट मींस ठीक है, दैट मीन इक्वल राइट्स दे दिए, इक्वल आपके रिप्रेजेंटेशंस दे दिए। दिस इज कॉल्ड समाजवाद, सोशलिज्म हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपका सोशलिस्ट आपका जो आइडियोलॉजी रहेगी, समाज के सभी वर्गों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल ए ग्लास ऑफ वाटर दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ये व्यवस्था हम कहेंगे समाजवाद। और इसी पर आधारित है हमारी कौन सी, राम मनोहर लोहिया का विचारधारा। ठीक है, और ये विचारधारा के बाद ही हमें देखने को मिलेंगी वो आपकी लालू प्रसाद यादव की पार्टी। ठीक है, और वो आपकी समाजवादी पार्टी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी देख रहे हो, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो तो वहां पर वंशवाद चल गया। तो रियलिटी में आप देखेंगे चीजें धीरे धीरे चेंज हो चुकी हैं। मतलब जो ओरिजिनल कंसेप्ट था वो ओरिजिनलिटी चेंज हो चुकी है। हिंदू धर्म क्या अपनी ओरिजिनल फेवर में है? बिल्कुल नहीं है, वो भी चेंज हो चुका है। क्या मूर्ति पूजा थी? नहीं। तो समय के हिसाब से ये आइडियोलॉजी भी चेंज होती जाती है। सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था के आधार पर इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसा
जैसा व्यक्ति वैसी आइडियोलॉजी चेंज। कम्युनिज्म भी जो वास्तविक स्वरूप है वो उसको चेंज कर दिया लेनिन ने, लेनिन के बाद स्टालिन ने चेंज कर दिया, स्टालिन ने के बाद माओ ने चेंज कर दिया, और नक्सलवाद जो आप देखते हैं, नक्सलवादी जो हैं वो उन्होंने अपनी आवश्यकता के आधार पर चेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है जो ओरिजिनलिटी है, जो मूल कंसेप्ट है, जिसका ओरिजिनल कॉपी, वो फोटोकॉपी होते होते चेंज हो गई और अपनी अपनी व्यवस्था के आधार पर वो एडजस्ट करते जाते। तो ये बहुत सारा डेवलपमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मैं ज़्यादा की उम्मीद नहीं करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो बीच से बताई गई हैं और बीच से कई चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं। फिर भी आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। एनी क्वेरीज, कोई समस्या हो तो फिर आप मुझे कल बताइएगा। कल हम इसके बाद की आगे की कहानी को, लेकिन थोड़ा सा संविधान सभा को आप पहले पढ़ लीजिएगा। नहीं, एक्चुअली वो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट कहां से आए उसका ओरिजिनल फॉर्म मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और बाद में जाकर जो है उसे एक स्केल पे यदि हम ड्रॉ करें तो वो एक लेफ्टिस्ट और एक राइटिस्ट आता है। ठीक है, तो जब रूलर चेंज होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये तो एक फ्रांस की क्रांति से आया हुआ कंसेप्ट है। ठीक है, कि फ्रांस की क्रांति में लेफ्ट वाले जो होंगे वो कहीं ना कहीं जो है वो क्रांति को सपोर्ट कर रहे हैं, रिवॉल्यूशंस को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, या कह सकते हैं वो सेकंड और जो आपकी थर्ड स्टेट से आते हैं। अब ये स्टेट जनरल की मीटिंग होती है, बहुत लंबा सेक्शन है। ठीक है, मैं आपको अलग से और बता ही दूंगा। ठीक है, एक वीडियो में बना दूंगा तो ये और क्लियरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्टिस्ट राइटिस्ट इज ए काइंड ऑफ द कंसेप्ट, एक प्रकार की एक स्केल हो गई जिसमें हमने लेफ्ट वाले वो लोग कहे गए जिनकी विचारधारा ऐसी है जो क्रांति के सपोर्टर हैं, राइट वाले जो हैं वो राजा के सपोर्टर हैं। ठीक है, राजा का भी एक वर्ग सपोर्टर होता है ना। तो इस तरीके से यहाँ मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। तो थोड़ा देखें, मैं खुद आपको संतुष्ट नहीं हूँ। मैं आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो सही से डिलीवर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि चीजें बहुत सारी गुथी हुई हैं और गुथी हुई चीजों को सुलझाना पहले पड़ेगा, देन उसके बाद 1 to 1 आना पड़ेगा, तब जाके ये सारे शब्द, आइडियोलॉजी जो है वो धीरे धीरे क्लियर होंगी। तो मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत नहीं आई होगी। मैं इसके लिए हम इसके लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे विदा चाहता हूं और आपको नमस्कार करना चाहता हूं, और आज की सभा को हम यहीं होल्ड डाउन करते हैं। थैंक यू। ओके, सर जैसे आज कुछ नमो के फेवर में हैं तो वो अभी भी राइटिस्ट हैं। हाँ, ये बिल्कुल आप जोड़ के देख सकते हैं। जो राइटिस्ट हैं दैट इज मोस्ट ऑफ द सपोर्टर ऑफ द नमो। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, लेफ्टिस्ट जो हैं, अब देखो स्वरूप में बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन आप ठीक है अब बहुत सारी चीजों में चेंज हो चुका है। देखिए, आप देखेंगे कि जो सीपीएम है, ठीक है, सीपीएम और सीपीआई, आई थिंक सीपीआई है, मार्क्सवाद, और आपका एक और होता है। ठीक है, तो इनमें भी 2 आइडियोलॉजीज बन चुकी हैं। अब ये खुद ही 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। लेफ्ट विंग भी 2 पार्ट में डिवाइड है इंडिया में। तो अब आप विचारधारा ओरिजिनली कैसे कह सकते हो? हाँ, उनका विचार या प्रभाव जरूर वहां से आया है, और ये 1961 में ये सेपरेट हो चुकी हैं 2 पार्टी। ठीक है, सीपीआई और सीपीएम। ठीक है, समझ में आया? तो थोड़ा सा पॉलिटिकल डेवलपमेंट अलग पार्ट है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, और फिर भी मैं कभी किसी पर इस पर चर्चा हम करेंगे तो थोड़ा सा डिस्कशंस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के वर्तमान सिनारियो से समझेंगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा। मेरा ये मानना है आप उसकी ओरिजिनलिटी से सीखने की कोशिश करें, फिर यहां से कनेक्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यहां पर क्या है, हाँ, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का आइडियोलॉजी अलग है, आपका बीजेपी का अलग है। ये एक्चुअली अब मैं इसको ऐसे समझाऊं कि ये आपके जो नेशनल पार्टीज हैं, राष्ट्रीय दल, उनकी आइडियोलॉजीज पर डिपेंड करता है। और यदि मैं आपको इसको समझने की बात करूं तो आप समझिए, पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत पढ़िए, और लक्ष्मीकांत की इस बुक में इस विचारधारा, इस आइडियोलॉजीज को बखूबी समझाने की कोशिश की गई। आप वो समझे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, मैं चैप्टर याद नहीं आ रहा है, बट आप इसको चैप्टर को समझिएगा जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में दिया गया है और उनकी आइडियोलॉजीज के बारे में दिया गया है। और आइडियोलॉजीज को जब आप स्केल पे रखते हैं तो आप बीजेपी को अलग पाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को अलग पाएंगे, सोशलिस्ट पार्टी को अलग पाएंगे। वो पढ़िएगा आप,
और उसके बाद मैं आपसे कुछ और एक्सप्लेन करूंगा, तो फिर हम इस पर और डिस्कशंस हो जाएगा। तो दो चीजें अलग हैं, है ना, कम्युनिस्ट अलग है, ठीक है, कैपिटलिज्म अलग है, ठीक है, सोशलिज्म अलग हो गया, ठीक है ना, समाजवाद थोड़ा सा वहां से जुड़ा हुआ है, ये अलग हो गया, और लेफ्ट और राइट थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है, और बीजेपी और कांग्रेस ये भी अलग हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। सेपरेट वीडियो, हाँ, मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, तो फिर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये पॉलिटी वाला चैप्टर आप जरूर पढ़िएगा, ये आपके काम भी आएगा, क्योंकि आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी ये आइडियोलॉजीज वगैरह थोड़ा सा विचारधाराएं आपको पूछी जाती हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का विचारधारा जरूर पढ़िएगा। ये पॉलिटी के लक्ष्मीकांत बाइबल ऑफ पॉलिटी, है ना, ये तो सुना ही होगा, तो वहां से आप पढ़िएगा। तो आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। राकेश जी, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेरीज प्लीज, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं और आपसे हम विदा लेते हैं।